हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरबीएससी मैथ्स चैनल में। रीट 2025 जो मेंस परीक्षा है उसके लिए साइंस की अपनी कक्षाएं अनवरत रूप से चल रही हैं और उसी श्रृंखला में ये अगली क्लास है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो इसका प्रश्न नंबर 1 करते हैं। आरबीएससी और एनसीईआरटी से लिए गए प्रश्न है। पहला प्रश्न है, प्रश्न क्या है, एक छात्र एल्यूमिनियम और क्लोरीन से एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाने का प्रयोग करता है। तो अपने को बताना है कि कौन सी रासायनिक समीकरण है वो सही है। ठीक है, तो इसमें से ये 4 समीकरण अपने पास, इसमें से बताना कौन सी रासायनिक समीकरण सही है। तो ऑप्शन ए देखते हैं। तो अपने को बताया कि जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था होती है 3+3। तो एल्यूमिनियम जो होगा वो क्लोरीन के कितने परमाणु लेगा? 3। ये होता है एल्यूमिनियम है क्लोराइड, ये बनना चाहिए क्योंकि क्लोरीन पर क्या होता है -1। तो 3 क्लोरीन पर क्या हो गया? -3। तो ये +3 है तो इसको -3 होना चाहिए। तो एल्यूमिनियम के साथ 3 क्लोरीन जुड़ेंगे तो इसमें कितने जुड़ रखे हैं? 2। तो ये गलत है। इसमें एक ही क्लोरीन है एल्यूमिनियम के साथ, तो ये भी गलत है। ठीक है, इसमें भी एल्यूमिनियम क्लोराइड सही है, इसमें भी सही है। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब इसमें 3 एल्यूमिनियम है तो यहाँ पर भी 3 एल्यूमिनियम होने चाहिए। सही बात है, 3 एल्यूमिनियम है और यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं? 3 × 2 6 क्लोरीन है। तो यहाँ पर भी 6 क्लोरीन होने चाहिए, जबकि यहाँ पर 3 × 3 9 क्लोरीन है। ठीक है, तो ये तो समीकरण ही सही नहीं है, समीकरण सही नहीं है। इस तरफ 6 क्लोरीन है, इस तरफ 9 है, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन संख्या सी सही हो गया, क्योंकि इस तरफ 2 एल्यूमिनियम है तो यहाँ पर भी 2 है और इस तरफ 3 × 2 6 क्लोरीन है, तो इस तरफ भी 3 × 2 6, इधर भी क्या है? 6 क्लोरीन है। और ये एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र भी सही है, AlCl3। इसका मतलब अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ये सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या तो निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में रासायनिक प्रतिक्रिया शामिल नहीं है? ये 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है कि रासायनिक प्रतिक्रिया किस में नहीं है। यानी अपने को बताना है कि किस में भौतिक प्रक्रिया होता है ना, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, उसमें से है। तो ये पूछ रहा है रासायनिक किस में नहीं है, रासायनिक प्रतिक्रिया यानी भौतिक परिवर्तन बताना है। तो पहला ऑप्शन है गर्म करने पर मोमबत्ती के मोम का पिघलना। तो आप बताओ कि मोमबत्ती के मोम का जो पिघलना है वो रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक है? ऑप्शन संख्या 2 देखते हैं। मोम का जलना, अपने को पता है कोई भी चीज़ जलती है तो उसमें क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक तो अपने को बताना नहीं है, तो ये गलत है। भोजन का पाचन, अपने को पता है कि भोजन के पाचन में केमिकल चेंज होता है। तो पाचन हो गया, जलना हो गया, गलना हो गया, पकना हो गया, सड़ना हो गया, इन सब में क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक बार जो चीज़ पच गई या जल गई तो वापस उसको उस रूप में प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही रासायनिक परिवर्तन होता है कि वापस उसको उस रूप में प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि जो मोमबत्ती का मोम है, मोम का पिघलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। जैसे ये मोमबत्ती है, मोमबत्ती का ये मोम है, ये पहले ठोस था और पिघल क्या हो गया? लिक्विड हो गया। यानी इसकी सिर्फ अवस्था चेंज हुई है, यानी इसमें सिर्फ क्या हुआ है? भौतिक परिवर्तन हुआ है। प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 ने पूछा है, ये है सिल्वर नाइट्रेट, ये है पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, इनकी रिएक्शन हुई तो ये बन गया सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट। तो प्रश्न पूछा कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, या फिर संयोजन अभिक्रिया, या फिर कोई नहीं। तो आप अपना आंसर है वो सिलेक्ट करके रख सकते हैं। तो इसमें अपने देखते हैं, ये जो सिल्वर है इसके साथ है नाइट्रेट था। ठीक है, लेकिन ये सिल्वर निकल के किसके साथ चला गया? क्लोरीन के साथ चला गया। ये रहा सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर चला गया क्लोराइड के साथ, और ये जो नाइट्रेट है ये चला गया पोटेशियम के साथ, और क्या बन गया? पोटेशियम नाइट्रेट। यानी इसमें जो 2 परमाणु हैं वो क्या हो गए? विस्थापित हो गए। 2 परमाणु विस्थापित हो गई, तो इसमें कौन सी अभिक्रिया हो गई? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसमें हो गई द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक होती है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया भी अपने देख लेते हैं। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? जैसे कॉपर सल्फेट है, ठीक है, कॉपर सल्फेट है, इसकी रिएक्शन करा दी जिंक से। ठीक है, रिएक्शन कराई जिंक से, तो क्या बन गया? ये जो जिंक है इस कॉपर को हटा के यहाँ पर आ जाएगा, क्या बन जाएगा? यानी इस सल्फेट से जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यानी यहाँ पर एक जो एटम है उसका विस्थापन हो गया,
तो इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जिसमें एक एटम का विस्थापन होता है उसको विस्थापन अभिक्रिया, और जिसमें 2 एटम का होता है उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया। और संयोजन अपने को पता ही है कि जैसे कोई 2 एलिमेंट है वो जुड़ के एक तीसरा एलिमेंट बना लेते हैं तो उसको बोलते हैं संयोजन। जैसे 2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये मिलकर क्या बना लेते हैं, 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी 2 जो एलिमेंट हैं, जो 2 चीज़ें हैं, 2 वो मिलके और एक बन गया उसका, तो उसको क्या बोलते हैं, संयोजन। संयोजन यानी योग हो गया, जुड़ गई वो। ठीक है, इसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। अपने आरबीएससी जो 10th की बुक है, आरबीएससी का जो 10th की बुक है उसमें से लिया गया, 10th की बुक में से लिया गया। तो प्रश्न देखिए, नाइट्रोजन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनकी रिएक्शन कराई तो क्या बन गया, 2 नाइट्रस ऑक्साइड और माइनस 21.6 किलो कैलोरी, मतलब इतनी एनर्जी माइनस में है। तो 4 ऑप्शन है। ये जो रिएक्शन आपको बताना है कि ऊष्माशोषी है या शेपी है। ठीक है, तो आप अपना जो आंसर है वो दे सकते हैं, अपना आपने कितनी पढ़ाई करी है आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने देखते हैं इस तरफ, यानी रिएक्शन होने के बाद ये रिएक्शन हो गई, इस तरफ माइनस का निशान है, तो आपको याद रखना है कि इस तरफ यदि प्लस का निशान होता, इसका मतलब एनर्जी अपने को निकली है, एनर्जी रिलीज हुई है, एनर्जी अपने को प्राप्त हुई है। प्लस होता तो इसका मतलब होता कि एनर्जी प्राप्त हुई है, यानी ऊष्मा शेपी है, यानी रिएक्शन से ऊष्मा निकली है। लेकिन इसमें किसका निशान है, माइनस का निशान है, तो माइनस का निशान है तो क्या हो गया, ऊष्मा शोषी। ठीक है, ये क्या हो गया, ऊष्मा शोषी। माइनस का, इस तरफ माइनस का निशान होगा तो क्या होगा, ऊष्मा शोषी होगा, और प्लस का निशान होगा तो क्या होगा, शेपी। आप इसको याद रख सकते हैं कि अगर यहाँ पर प्लस का निशान हो, यानी रिएक्शन कराने के बाद हमको प्लस में एनर्जी मिली है, प्लस में एनर्जी मिलती तब तो होता ऊष्मा शेपी, यानी ऊष्मा निकली है। लेकिन इसमें दे रखा माइनस, इसका मतलब ये जो रिएक्शन है वो क्या है, ऊष्मा शोषी है। इसको डायरेक्ट आप याद रखना, एग्जाम में ऐसे कैसे काम आएगा ये। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया आपको बताना है, ये तीव्र अभिक्रिया है या मंद अभिक्रिया है या मध्यम प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, कैसी अभिक्रिया है आपको बताना है। तो अपने को पता है कि कोई भी जैसे लोहे की पाइप है उसको अपने बाहर छोड़ दिया तो ऐसा नहीं है कि 1 आध घंटे में उस पर जंग लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उस पर जंग क्या लगता है, धीरे धीरे करके जंग लगता है। जैसे कोई 5-6 दिन हो गए पड़े हुए को, तब उस पर जंग लगना शुरू होता है। इसका मतलब जंग लगना क्या है, मंद अभिक्रिया है। जंग लगना क्या हो गया, मंद अभिक्रिया। और जंग का अपने को पता है क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है Fe2O3, और कुछ जो मॉलिक्यूल होते हैं जैसे एक्स मान लिया अपने, ये होता, इसमें H2O के बनते हैं। ये होता है जंग का रासायनिक सूत्र, ये जंग का रासायनिक सूत्र हो गया फेरिक ऑक्साइड। और कुछ जैसे मॉलिक्यूल जैसे एक्स मान लिया अपने ने, H2O के बनते हैं। ठीक है, तो क्या सीखा अपने ने कि लोहे पर जंग लगना कैसी अभिक्रिया है, मंद अभिक्रिया है। प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, ये एक इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है प्लस ऑक्सीजन मिलके, ठीक है, एक रिएक्शन करी, रिएक्शन पे क्या हुआ, तो ये क्या बन गए, H2O और 2 सल्फर के परमाणु। तो ये पूछ रहा है कि इसमें जो ये गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, इसका क्या हुआ है, इसका ऑक्सीकरण हुआ है या अपचयन हुआ है या इसका सरलीकरण हुआ है या कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो आप अपना आंसर बताइए, पहले देखते हैं आपका आंसर सही होता है या नहीं होता। तो ये जो H2S गैस है, अब इस तरफ देखते हैं, ये H2S गैस है। ठीक है, ये इस तरफ जाकर क्या बन गया, सल्फर बन गया। यानी ये H2S है, इसमें से क्या बाहर निकल गया, इसमें से हाइड्रोजन निकल गया। ठीक है, 2 हाइड्रोजन के एटम, इसमें से ये 2 हाइड्रोजन के एटम है, ये क्या बाहर निकल गए, तो क्या बच गया, ओनली सल्फर बच गया। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी H+, ये हाइड्रोजन पर हमेशा प्लस होता है। ठीक है, तो जब भी हाइड्रोजन निकलेगा, जब भी किसी चीज़ में से हाइड्रोजन निकलेगा तो उसका क्या होगा, हमेशा ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी चीज़ में ऑक्सीजन आके जुड़ गया, ठीक है, तो उसका भी क्या हो गया, ऑक्सीकरण। या फिर उसमें से हाइड्रोजन हट गया तो उसका भी क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, यदि किसी में ऑक्सीजन आके जुड़ गया तो उसका भी ऑक्सीकरण हो गया, या उसमें से हाइड्रोजन हट गया तो उसका भी क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो इसमें से क्या है, ये हाइड्रोजन हट गया और सल्फर बच गया, तो यानी ये जो H2S है इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण, इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। प्रश्न संख्या 7, ये सीधा अपने आरबीएससी जो 10th की बुक है ना उसमें से अपने ये इक्वेशन उठाई है, क्योंकि
एग्ज़ाम में जो ऑथेंटिक बुक है, इससे ऑथेंटिक तो कुछ हो नहीं सकता, अपने आरबीएससी की बुक है, ये बोर्ड की बुक है। तो ये हो गया एथेनॉल। ये एथेनॉल है, इसका हाइड्रोजनीकरण करवा दिया, ठीक है, इसका हाइड्रोजनीकरण करवाया तो ये क्या बन गया, एथेनॉल। एथेनॉल और हाइड्रोजन में बदल गया। तो ये पूछ रहा है कि उपरोक्त समीकरण में जो एथेनॉल है, यानी ये जो एथेनॉल है ये वाला, इसका क्या हुआ है, इस एथेनॉल का क्या हुआ है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण हुआ है, या फिर अपचयन हुआ है, या उदासीनीकरण हुआ है, ठीक है। आप अपना आंसर ट्राई कर सकते हैं। तो वही कंसेप्ट जो पहले अपने देखा था कि यदि किसी विक्रिया में से हाइड्रोजन निकल जाए तो उसका भी ऑक्सीकरण होगा, या ऑक्सीजन आके जुड़ जाए तो उसका भी क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो इसमें अपने देखते हैं हाइड्रोजन कितने हैं, 3, 2, 5 और 6। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है। ये एथेनॉल है, इसको बोलते हैं एथेनॉल। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 4 ही हैं। यानी इसमें से 2 हाइड्रोजन निकल के ये बन गया। इसका मतलब ये पूछ रहा है एथेनॉल, यानी इसका क्या हो गया, इसमें से 2 हाइड्रोजन बाहर निकल गए, तो निश्चित रूप से इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। एथेनॉल का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, और क्या बन गया, एथेनॉल बन गया। ये 10वीं की जो आरबीएससी की बुक है उसका स्क्रीनशॉट है, ये देखिए, ये है एथेनॉल। एथेनॉल है, दे रखा है, ये एथेनॉल है, ठीक है, इसका ऑक्सीकरण वगैरह कराया है। तो ये पूछ रहा है कि ये जो एथेनॉल है इसका ऑक्सीकरण हो गया, क्योंकि इसमें से ये देखिए आप, एथेनॉल, एथेनॉल में परमाणु की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन की 6, और एथेनॉल में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, 4 है। तो यानी 2 हाइड्रोजन निकल गई, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। क्या हो गया, एथेनॉल का ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है, क्या दे रखा है, एक सेकेंड। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन का योग होता है, यानी जिनमें हाइड्रोजन आके जुड़ गया तो उसका क्या हो गया, अपचयन हो गया, ठीक है। जिसमें से हाइड्रोजन निकल गया, जिसमें से हाइड्रोजन निकल गया उसका तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, और जिसमें हाइड्रोजन आके जुड़ गया उसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। जैसे ये एथेन है, एथेन में हाइड्रोजन आके जुड़ गया और क्या बन गया, एथेन बन गया, ये बन गया। तो यानी इसका क्या हो गया, अपचयन। ये जो एथेन है इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। और इसी तरह ये क्लोरीन है, क्लोरीन में हाइड्रोजन आके जुड़ गया तो ये क्या बन गया, HCl। यानी क्लोरीन का भी क्या हो गया, अपचयन हो गया। ये नीचे दे रखा है, यहाँ एथेन का एथेन में, यानी ये जो एथेन है उसका एथेन में अपचयन हो गया, और ये जो क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन है इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में HCl में अपचयन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है अपचयन, क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ गया तो क्लोरीन का अपचयन हो गया, और इसमें एथेन में हाइड्रोजन आके जुड़ गया तो एथेन में क्या हो गया, अपचयन, ठीक है। ये बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में से अगर प्रश्न आया तो इसमें आप, मतलब जो लोग हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट से आप आगे जा सकते हैं अगर आपको ये कंसेप्ट आता है, क्योंकि पिछली बार भी अच्छा खासा पेपर आया था विज्ञान का, ठीक है। इजी प्रश्न आएंगे वो सभी कर लेंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट जिसको आएगी वो मतलब 2-3% सबसे एडवांस ही रहेगा और उसी का सिलेक्शन होगा। थोड़ा जल्दी बेटा। प्रश्न संख्या 8 है, ये 2 है। तो मोलिकुलर पोटेशियम हाइड्राइड प्लस क्लोरीन, ठीक है। तो इसके रिएक्शन होके क्या बन गया, रिएक्शन होके बन गया पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन। यहाँ जो पोटेशियम हाइड्राइड है उसका
I2 में यानी आयोडीन में हुआ है। ये पूछ रहा है कि ये जो पोटेशियम आयोडाइड है ये तब्दील होकर बन गया इसमें I2 में, ठीक है, आयोडीन में, तो इसका क्या हुआ है। तो अपने को ध्यान रखना है कि जिस भी अभिक्रिया में कोई विद्युत धनी जो परमाणु है, जैसे ये है पोटेशियम आयोडाइड है, अपने को बताया ये जो पोटेशियम है इस पर क्या होता है, +1 होता है, ठीक है। ये विद्युत धनी परमाणु है, ये इसमें से निकल गया, ठीक है, तो अकेला क्या बच गया, आयोडीन। तो जिस किसी में से धन विद्युतीय तत्व निकलता है तो उसका क्या होता है, हमेशा ही अपचयन हो जाता है, नहीं अपचयन नहीं, ऑक्सीकरण, ठीक है। अगर कोई धन विद्युत तत्व निकल जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। इसको अपने एक तरह और भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये पोटेशियम आयोडाइड है, वापस देखते हैं, ये पोटेशियम आयोडाइड है, ठीक है, इसका क्या बन गया, आयोडीन में बदल गया। पोटेशियम क्या होता है, ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है, तो आयोडीन की क्या हो गई, -1। यहाँ पर I2 है, इसका मतलब यहाँ पर आयोडीन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, 0, यानी आयोडीन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 से 0 गई, यानी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो ऑक्सीकरण अवस्था इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब आयोडीन का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, आयोडीन का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि इसमें से कोई विद्युत धनी जो एलिमेंट है वो निकल रहा है, ठीक है। कोई भी विद्युत धनी एलिमेंट अगर निकलेगा तो उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ये पोटेशियम आयोडाइड है और इस पे पोटेशियम पे +1 होता है और इसमें ये धन विद्युतीय तत्व निकल गया, ठीक है, तो इसका मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। इस पोटेशियम आयोडाइड का आयोडीन में क्या हो गया, ऑक्सीकरण, क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। वैसे भी देख सकते हैं आप, ये ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब भी दे सकते हैं। यहाँ पर आयोडीन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 है, इधर क्या है, 0 है, तो ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 में दे रखा है, ये कोई रिएक्शन है, एक सेकंड, ये रिएक्शन दे रखी है, मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन, तो ये क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। ये पूछ रहा है कि मैग्नीशियम क्लोराइड में हुआ है, तो इसमें क्या हुआ है। तो अपने को ध्यान रखना है कि यदि कोई ये क्लोरीन है, क्लोरीन पे क्या होता है, माइनस, यानी ये क्या है, ऋण विद्युत तत्व है। और जैसे पीछे देखा था अपने पोटेशियम, ये क्या है, धन विद्युतीय तत्व है। तो ये अपने देखते हैं, ये 10th की जो पुस्तक है RBSc की उसमें सीधा दे रखा है, ये देखिए, ये बोल रहा है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ विद्युत ऋणी तत्व से संयोग करता है, यानी जिसमें कोई विद्युत ऋणी तत्व, यानी ये मैग्नीशियम है, इसमें ये विद्युत ऋणी तत्व है क्लोरीन, यानी किसी में अगर विद्युत ऋणी तत्व आके जुड़ गया तो उसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। इसमें मैग्नीशियम का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो वही कंसेप्ट है, ये ऊपर देखते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीकरण, मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। एक आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ऑक्सीकरण हो रहा है या नहीं, देखते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +2 होती है। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +2 है। और अकेला जो एलिमेंट होता है, परमाणु होता है, वहाँ पर ऑक्सीडेशन अवस्था कितनी होती है, 0। तो मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण अवस्था 0 से +2 जा रही है, मैग्नीशियम में 0 से +2 ऑक्सीकरण अवस्था में जा रहा है, तो यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। आप ऐसे भी देख सकते हैं, मैग्नीशियम का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। प्रश्न संख्या 10 पे चलते हैं। कोई तत्व है, आयन है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, कहलाती है, यानी वह जिसमें कोई तत्व हो या आयन हो, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो वो क्या कहलाती है। आपको बताना है, ऑप्शन आपके, ऑक्सीकरण, अपचयन या फिर उदासीनीकरण। यानी कोई तत्व है वो इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो उसका ऑक्सीकरण होगा या अपचयन होगा, आपको ये बताना है। जैसे आपने ये ले लेते हैं, हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या बन गया, H+ बन गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था 0 थी, 0 से क्या आ गई, ये +1 आ गई, तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। अपने को पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर क्या होता है, प्लस आता है, ठीक है। जैसे ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया अपने ने, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो क्या बन गया, मैग्नीशियम पर +1 आ गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ऑक्सीकरण अवस्था इंक्रीज होगी, प्लस में आएगी। तो इसका मतलब कोई भी आयन हो, तत्व हो, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, तो यानी वो उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा।
ये रहा 3 एग्जाम्पल दे रखे 10th की बुक में। सोडियम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बन गया, सोडियम पे प्लस आ गया। यहाँ सोडियम की ऑक्सीकरण अवस्था 0 थी, 0 से +1 हो गई यानी ऑक्सीकरण हुआ है। यहाँ पर आयरन था, इसमें +2 है, ठीक है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया तो आयरन पे क्या हो गया, +3 हो गया यानी +2 से +3 तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण। यहाँ पर क्लोरीन है, इस पर -1 चार्ज है, ठीक है। इसमें से भी इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो क्या बन गया, Cl2 बन गया। और अपने को पता है Cl2 की ऑक्सीकरण अवस्था होती है 0। यहाँ पर क्लोरीन की अवस्था -1 थी ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पर कितनी है, 0, यानी -1 से 0 आ रहा है, यानी यहाँ पर भी ऑक्सीकरण अवस्था इंक्रीज हो रही है। तो यानी तीनों में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। यानी कोई तत्व हो, आयन हो, उसमें से यदि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसका निश्चित रूप से क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। प्रश्न संख्या 11, यह है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, इसकी रिएक्शन कराई तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। उपरोक्त अभिक्रिया एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। ये इसने दे रखा है कि उपरोक्त अभिक्रिया एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, तो है या नहीं आपको बताना है चेक करके। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, यानी एक ही अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था 0 है, ठीक है, और यहाँ पर जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +2, यानी जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है और यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, 0, यानी ये +2 से 0 जा रहा है, यानी कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन। कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, यानी इसमें ऑक्सीकरण भी है और अपचयन भी है, तो यानी ये क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। यानी ये क्या है, सही बात है, ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। प्रश्न संख्या 12 पे चलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कास्टिक सोडा NaOH इसकी रिएक्शन करा दी, ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया साल्ट NaCl और H2O। ये पूछ रहा है कि ये अभिक्रिया एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है या नहीं है, तो अपने को पता है ये प्रबल अम्ल है, ये प्रबल क्षार है, तो जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलकर क्या बन गया, लवण बना लिया, तो निश्चित रूप से क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है, सही बात है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। प्रश्न संख्या 13, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। ये आपकी 10th की बुक में डायरेक्ट दे रखा है। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है, तो आप बताइए, आपको पता है या नहीं कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार वो पूर्णतः आयनित होते या नहीं होते। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार यदि इनको पानी में डालेंगे तो ये पूर्णतः टूट जाएंगे। जैसे HCl है, HCl प्रबल अम्ल है, जैसे ही पानी में डालेंगे तो ये H+ और क्लोर माइनस में टूटेगा। जैसे कास्टिक सोडा है, प्रबल क्षार है, पानी में डालते ही ये Na+ और OH- में टूटेंगे और सभी टूटेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है वो पूर्णतः आयनित होते हैं। प्रश्न संख्या 14, ये एसिटिक एसिड दे रखा है और प्रश्न है कि ये एसिटिक एसिड क्या है, ठीक है, प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है, दुर्बल अम्ल है, दुर्बल क्षार है, तो आपको बताना है कि ये क्या चीज़ है। पहली बात तो अपने को पता है कि एसिड है, तो क्षार वाले तो कट गए। इसके बाद बताना है कि प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है, तो ये क्या है, दुर्बल अम्ल है। प्रबल अम्ल अपने पता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, प्रबल अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, प्रबल अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, H2SO4, ये प्रबल अम्ल है। और जिसमें कार्बन आ गया ना, जिसमें कार्बन आ रहे हैं वो पक्के मतलब दुर्बल अम्ल ही होगा। कार्बन वाले जितने भी है ना वो क्या है, दुर्बल अम्ल है। ये दे रखा है, इनको आपको बताना है, ये CH-Cl3 ये फॉस्फिन है, और ये COCl2 ये क्या है, क्लोरोफॉर्म। आपको बताना है कि ये सही है या गलत है, सही है या गलत है, ये बताना है आपको कि ये बात सही है, ये सही है या ये सही है, या दोनों ही सही है या दोनों ही गलत हैं। तो ये क्या है, दोनों ही गलत हैं। कैसे हैं गलत, ये इसको उल्टा दे रखा है। ये जो CH-Cl3 होता है ये क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है, और ये जो COCl2 होता है इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फिन बोलते हैं। यानी ये फॉस्फिन है और नीचे वाला क्या है, क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। प्रश्न संख्या 16 पे चलते हैं। उत्प्रेरक विष, आपको बताना है उत्प्रेरक विष क्या काम करता है। ऑप्शन ए अभिक्रिया की क्रियाशीलता को कम करता है, ऑप्शन बी क्रियाशीलता को बढ़ाता है, या सी कोई परिवर्तन नहीं करता। तो एक तो होता है उत्प्रेरक वर्धक, जो उत्प्रेरक वर्धक होता है ना वो तो क्रियाशीलता को बढ़ाता है। एक होता है उत्प्रेरक विष, वो क्या करता है, क्रियाशीलता को कम करता है। क्या करता है, कम करता है। प्रश्न संख्या 17 पे चलते हैं। उत्प्रेरक ही अभिक्रिया को शुरू करते हैं। आपको बताना है कि उत्प्रेरक ही अभिक्रिया को शुरू करते हैं। ये बात सही है, गलत है, आंशिक सही है या फिर आंशिक गलत है। आप अपना नॉलेज चेक करिए, पहले आंसर दीजिए। तो बोर्ड की बुक में सीधा दे रखा है
और बहुत बार इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। उत्प्रेरक होते हैं वो अभिक्रिया को शुरू नहीं करते, ठीक है, ये बहुत गलत है। अभिक्रिया शुरू होगी उसकी दर को बढ़ा देंगे। उत्प्रेरक होता है वो अभिक्रिया को दर को बढ़ाएगा, उसको शुरू कभी नहीं करेगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 18 और लास्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ कहलाते हैं। अपने पीछे देखा था कि इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ, अपने देखा था कि जो भी इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। जैसे हाइड्रोजन है, इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो ये आ गया H+ में, यानी हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। जो भी इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसका ऑक्सीकरण होता है। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ होते हैं, आपको ध्यान रखना है, जिसका खुद का ऑक्सीकरण हो रहा है ना, वो सामने वाले का क्या करेगा, अपचयन करेगा, ठीक है। इसने ये इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, ये इलेक्ट्रॉन जाके किसी के चिपकेगा, जैसे वहाँ पर बैठा है OH, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन उसके जाके चिपक गया तो OH क्या बन गया, OH- बन गया, तो इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। यानी जिसका खुद का ऑक्सीकरण होगा वो सामने वाले का क्या कर देगा, अपचयन। और जो सामने वाले का अपचयन करेगा उसको क्या बोलते हैं, अपचायक, उसको क्या बोलते हैं, अपचायक बोलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 18 प्रश्न थे, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से। और इसी तरह से अपने एग्जाम तक ये जो सीरीज है वो कंटिन्यू रहेगी, और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो जो भी इसको देख रहा है, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, पहले तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, और अगर हमारी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो इसको लाइक भी करना है। धन्यवाद।